शिव का तांडव हो या नटवर नागर कृष्ण का रास, नृत्य भारतीय परंपरा का एक अभिन्न अंग रहा है। फिर वो चाहे वैदिक काल हो, सतयुग हो, त्रेता हो या कलयुग। नृत्य एक ऐसी कला है जिसे मनुष्य अपने भावों को अंगों के संचालन द्वारा व्यक्त करता है अथवा भावनाओं, जज्बातों आदि को अनोखे रूप से दर्शाता है। नृत्य हमारी भारतीय संस्कृति का प्राचीन अंग है। जिस तरह भारत में कोस कोस पर पानी और वाणी बदलती है, उसी तरह नृत्य शैलियाँ भी विविध है। नृत्य शास्त्रीयता लोक नृतकों के सहायक से जनमानस तक पहुंचा, पर शास्त्रीयता आज भी बरकरार है। हाँ, इसमें समय के अनुसार कुछ परिवर्तन अवश्य हुआ। अब उत्तर भारत के प्रचलित कथक नृत्य को ही ले लें। कथक शब्द की रचना कथा से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ है कहानी कहना। कथक एक ऐसा नृत्य रूप है जिसे 100 से अधिक घुंघरुओं को पैरों में बांधकर तालबद्ध पदचाप और विहंगम चक्र द्वारा पहचाना जाता है। ऐसी कई संस्थाएं हैं जहां नृत्य की शिक्षा दी जाती है और लोगों की इस कला को संवारा जाता है। मैं उर्मिला शर्मा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हूँ। वहाँ से हमारे पिता का ट्रांसफ़र हुआ, रेलवेज में काम करते थे। चंदौसी जिले को हम बिलोंग करते हैं। ये नृत्य पहले भगवान को ही समर्पित था, किंतु पर्शियन और मुस्लिम प्रभाव से ये मंदिर की रीति से दरबारी मनोरंजन तक पहुंच गया और राजा महाराजाओं के मनोरंजन का साधन बन गया। पहले ऋषि मुनि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो हमारी सामाजिक व्यवस्था थी, उससे उत्पन्न जो समस्याएं थी, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, जैसे बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ रहा है, या और भी जो हमारे इर्द गिर्द सामाजिक समस्याएं, उसमें एक एंटरटेनमेंट बहुत बड़ा पार्ट था, जिसके लिए उत्पत्ति हुई। ये ऋषि मुनि एक तप के माध्यम से, एक योग था नाट्य के माध्यम से बारिश कराना, या फसल अच्छी हो, सारे लोग सुखी रहें, व्यवस्थित रहें, तो उस वक्त से ये ऋषि मुनि कर रहे हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। जनश्रुतियों के आधार पर कुछ शोधकर्ताओं ने जब खोजबीन आरंभ की, तो मालूम हुआ कि कथक नृत्य का जन्म इलाहाबाद के हंडिया इलाके के एक छोटे से गांव किचकिला में हुआ, जहां ईश्वरी प्रसाद जी को स्वप्न में स्वयं भगवान ने आदेश दिया कि वो नृत्य की शिक्षा आरंभ करें। मैं अभिलाष नारायण थिएटर आर्टिस्ट हूँ। पहले बनारस में थिएटर करता था, अब इलाहाबाद में करता हूँ। मैं 1970 के दशक से स्टेज से जुड़ा हुआ हूँ और चूँकि बनारस में रहता था, बनारस चूँकि म्यूज़िक और डांस के लिए जाना जाता है, क्लासिकल, तो इसलिए हमारी फैमिली में थोड़ा इंटरेस्ट था इसका। दिल्ली का जो कथक केंद्र है, उसके सहयोग से यहाँ की एक आर्टिस्ट हैं जो बिरजू महाराज की शिष्या हैं, उनके सहयोग से एक हंडिया में, जहाँ से ये लोग बताते हैं कि कथक की उत्पत्ति हुई, वहाँ पे एक डांस ड्रामा हुआ था, जिसका आलेख मैंने तैयार किया था। ईश्वरी प्रसाद जी ने कई शिष्य तैयार किए और घूम घूम कर कार्यक्रम देने लगी। तभी गांव में प्लेग की बीमारी महामारी के रूप में आई और लोग गांव छोड़कर भागने लगी। कोई लखनऊ गया, कोई बनारस गया, तो कोई सुदूर जयपुर पहुंच गया।
इन नर्तकों ने कथक के अलग अलग अंगों पर काम किया तथा ये इनके घराने की विशेषता बन गई, जैसे बनारस का खुला बाज, जयपुर की तैयारी और लखनऊ का भाव। तो उसमें कुछ किस्से भी जोड़े गए थे, जैसे वो प्लेग फैलने पे लोग भागे, और एक ये था कि ईश्वरी प्रसाद जी को सपना आया, उन्होंने डांस शुरू किया सिखाना बच्चों को। उसके बाद एक किस्सा ये था कि राजा बनारस का ज्ञानपुर में भी काफ़ी बड़ा सेटअप था। उनका एक कारिंदा आया ईश्वरी प्रसाद के पास और इनकी टीम को उसने बुक किया। जब इन्होंने थोड़ा पैसे रुपए की बात की, उन्होंने कहा नहीं, राजा साहब का प्रोग्राम है, आप लोग मालामाल होके लौटेंगे। तो प्रोग्राम हुआ। उसके बाद कहीं से इंफॉर्मेशन लीक हुई और हंडिया के पास ही एक बैरागी नाला है, जहाँ पे वो कुछ जैसे चंबल की घाटियाँ हैं, कुछ उस तरह का वहाँ है सेटअप। उसमें चोर डाकू अक्सर एक्टिव हुआ करते थे पहले। तो ये लोग जब कमाई करके लौटते थे तो वहाँ लूटपाट हो जाती थी। तो एक बार जब वो राजा बनारस का कार्यक्रम करके ये लोग घूम घाम के इधर से लौटे, तो बैरगिया नाला में 3 बदमाश बैठे हुए थे छिप के। उनको पता था कि ये लोग लौट रहे हैं। उन्होंने इनको घेर लिया और उसके बाद कहा कि जो लूट के लाए हो हमको दे दो, और सुना है तुम बड़ा अच्छा नाच करते हो, हमारा भी मनोरंजन करो, हमें भी नाच दिखाओ। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने सुना है कि तुम तुरंत बोल बना के तुरंत उस पर नाच करते हो। तो चोर 3 थे और इनकी टीम में टोटल 9 मेंबर्स थे। तो इन्होंने तुरंत एक वहीं पे कवित्त बनाया, बैरगिया नाला जुलुम जोर, 9 कथिक नचावे 3 चोर, जब एक एक पर 3 तब तबला बाजे धीन धीन। वो एक इंडिकेशन था कि ये लोग 3 हैं, हम लोग 9 हैं, अगर हम लोग 3 एक एक पर लिपट जाएंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसी में वो डांस करते करते वो एक मैसेज उनको मिला जो इनके टीम के मेंबर्स थे, और उन्होंने वो चोरों को कैप्चर कर लिया और चोर सफल नहीं हो पाए। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कथक को अपनी पूजा समझते हैं और कथक को ही जीना पसंद करते हैं। अपनी इस कला को और प्रभावशाली बनाने के लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्हें कई तरह के संघर्षों से भी गुजरना पड़ता है। छोटी उम्र से मेरी इच्छा थी कथक सीखने की। वहीं पे मेरी गुरुजी को मिली चारुबरदले, तो उनके पास सीखने के लिए मैं शुरू कर दी। फिर मैं 2 बरस मैं उनके पास गई। उसके बाद तब तो मोबाइल फ़ोन या फ़ोन का ये कुछ था नहीं। फिर मम्मी मुझे चिट्ठी भेजते, तुम ये बंद करो, तुम वायलिन सीखा था वही सीखो, क्योंकि तुम्हें शादी देने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा, तुम एकदम बंद कर दो, वो वायलिन सीखो। लेकिन मैं वो माना नहीं। फिर मैंने वो कथक सीखते जाए। फिर मेरी सेकंड गुरु चारुबरदले के बाद सुरेंद्र सैकिया को मिली, उनके पास सीखने के लिए। फिर खुद और से मैं शादी की, और वो भी वोकलिस्ट है, तो मेरी एकदम डांस की ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह शुरू हुई। जिस तरह से कथक जैसी अनमोल कला को अस्तित्व में आने के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ा, वहीं जो कथक को अपनी पूजा समझकर जीते, उन्हें भी कहीं न कहीं कथक को अपनाने के लिए संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जैसे हमारा भारतवर्ष जो है वो हमारे शास्त्रीय नृत्य संगीत का एक बहुत बड़ा धरोहर है। शास्त्रीय संगीत और नृत्य एक ऐसी विधा है कि ये भीड़ में नहीं हो सकता है। अगर लोग चाहें फोक नाच सकते हैं आप, कुछ इस टाइप के जो भी कार्यक्रम होते हैं, हाँ, लेकिन जो शास्त्रीयता है उसका जो तादाद होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन जो होती है वो बहुत मजबूत है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ और बड़े जोरों में कहता हूँ, सबके अपने भी नज़रिए हैं बोलने का, लेकिन भारत को मैं भाव, राग और ताल का एक वो समझता हूँ जहाँ पर भाव, राग, ताल, संगीत का ही बहाव। और आज देश में हो चाहे विदेशों में हो, हमारे बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों ने, बड़े बड़े गुरुओं ने इतना अपना योगदान दिया है कि उस वजह से आज विदेशों में भी हर जगह, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो
फ्रांस हो चाहे लंदन हो, तमाम स्कूल खुले हैं और समय समय पे हम लोग सब जाते रहते हैं और वहाँ जा करके वहाँ पर वहाँ के बच्चों को सिखाते हैं और वो लोग बहुत तल्लीन होकर इसको सीखते भी हैं। कथक एक अनोखा नृत्य रूप जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है, जिसे आज भी अस्तित्व में रखा है पंडित बिरजू महाराज ने। कथक नृत्य खुद में ही 3 तरह से बटा हुआ है, नाट्य, नृत्य और नृत्य, या यूं कहें इन तीनों का मिश्रण ही कथक है। कथक नृत्य एक अनोखे अंदाज के साथ गुरु शिष्य परंपरा का अनुसरण करता है। बिरजू महाराज, जिनका वास्तविक नाम है बृजमोहन नाथ मिश्रा, जो कि भारतीय नृत्य की कथक शैली के आचार्य तथा लखनऊ घराना यानी कि कालका बिंदादेल घराने के एक मुख्य प्रतिनिधि हैं। समंदर की तमाम लहरें आज तक करवटें लेती हुई बढ़ती हैं, किनारे को छूती हैं, फिर वापस जाती हैं। वो जो किनारा है वो वही सम है जिसको हम कहते हैं धा, किनारा वही है जो बहता हुआ आता है और आगे टक्कर मार के फिर से अगली आवर्तन शुरू करता है। बहुत सी चीज़ें बोल के अंदर अनेकों रचनाएं हैं कि बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और पानी बरस रहा है। हम अपनी हिंदी कविता में नहीं बोल रहे, बल्कि हमारी जो साउंड कविता है धा धीरे धीरे धागे धीरे धीरे नगड़े धागे धीरे धीरे के धान धागे धीरे के धन नगड़े धागे धीरे के धान तलन तगड़े तलन तगड़े तलन तगड़े तलन तगड़े दाले के धगे धगे दाले के धगे धगे दाले के धगे धगे दाले के धगे धगे धा। ये ऐसी कविता है जो अनजानी रोज भाषा में नहीं इस्तेमाल होती है, लेकिन भावना है छिपी हुई। पंडित बिरजू महाराज, सभी जानते हैं कि इन्होंने अपना सारा जीवन कथक जैसी अनमोल कला को क्लासिक की ऊंचाइयों तक ले जाने में व्यतीत किया, जिसके चलते उन्हें दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला तथा कालिदास सम्मान समेत अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। जो लोग अच्छे गुरुओं के शागिर्द हैं वो लोग उसको कंटिन्यू चला रहे हैं, आगे चला रहे हैं। और क्लासिकल तो एक ऐसा बड़ का पेड़ है, यानी बरगद का, तमाम जड़ें निकलती रहेंगी नई नई ढंग से, तो ख़त्म तो नहीं होगा। अब कि हमारे तो जो लक्ष्मण महाराज जी वगैरह जिस ज़माने की बात कर रहे हैं, बल्कि फिल्मों में भरतनाट्यम भी दिखाई पड़ा हेमा जी के द्वारा, वैजंती द्वारा तथा वहीदा रहमान, ये लोग सभी लोग थोड़ा सा भरतनाट्यम का कुछ ना कहीं पर पड़ता, तो कथक का भी राउंड्स और क्लाइमेक्स पड़ता रहा है। पुराने हमारे जितने म्यूज़िक डायरेक्टर भी अच्छे रहे हैं, वसंत देसाई जी थे, जयदेव जी थे, शंकर जयकिशन जी थे, ये सभी लोग, नौशाद भाई थे हमारे, सबके गानों में संगीत का एक बैकग्राउंड तो पड़ा ही रहता था। हलिया के एक छोटे से गांव में जन्मी ये नृत्य कला आज पुष्पित पल्लवित हो रही है, न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी। आज इतने वर्षों बाद ये युवावस्था को प्राप्त हुई है और कामना यही है कि इसे वृद्धावस्था कभी ना देखनी पड़े।
कभी घुंघरुओं की छनकार से दिल में उतर जाती हूँ, कभी पैरों की हर ताल पर सिमट सी चली जाती हूँ। किसी के सुख को तो किसी के दुख को खुद से कह जाती हूँ। मैं कत्थक हूँ, बस यूं ही हर दिल में बसती चली जाती हूँ। माना नया दौर कुछ भुलाता चला जा रहा है, माना ये समाज कुछ नया अपनाता चला जा रहा है, फिर भी खुद में यकीन बनाती जाती हूँ। मैं कत्थक हूँ, बस यूं ही हर दिल में बसती चली जाती हूँ। हाथों की मुद्राओं से कदमों के ताल मिलाती हूँ, धड़कन की धुन पर थिरकती चली जाती हूँ कि आज भी उतनी ही नई सी नजर आती हूँ। मैं कत्थक हूँ, बस यूं ही हर दिल में बसती चली जाती हूँ, हर दिल में बसती चली जाती हूँ।